हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम्स फर्स्ट सेम प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक से चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें हम इंड एएस एंड आईएफआरएस के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में, इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इस चैप्टर की स्टार्टिंग सारी पढ़ी थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के स्कोप्स हैं, लिमिटेशंस हैं, ठीक है, वो हमने पढ़े थे। एंड हमने आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS आज हमने स्टार्ट करना है। सो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फुल प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, IAS यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी यानी कि IASC इसे क्या करती है? इशू करती है। मतलब कि IASC जो कमेटी है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू किया था 1973 से लेके 2001 के बीच में। मेन IAS का पर्पस क्या है कि हमने एक कॉमन ग्लोबल फ्रेमवर्क क्रिएट करना है या प्रोवाइड करना है, जिससे हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकें जो एकदम कंसिस्टेंसी के साथ, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी के साथ हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शो कर सके अक्रॉस द कंट्रीज। 2001 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यानी कि IASB ने रिप्लेस कर दिया था IASC को, एंड उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो स्टैंडर्ड्स थे वो इशू होने स्टार्ट हो गए थे, जिसे हम IFRS कहते हैं। तो इस अब हम पढ़ेंगे IFRS के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली क्या है? ये IASB इशू करता है सिंस 2001 से। अब IASB की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब IFRS का मेन पर्पस क्या है, मेन इसका एम क्या है? ताकि ये एक ग्लोबल अकाउंटिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कर सके, जिससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंट, कंसिस्टेंट एंड कंपेरेबल तरीके से शो कर सके, ठीक है, प्रोवाइड कर सके। IFRS ने रिप्लेस कर दिया है ओल्डर IAS को, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, बट कई IAS जो हैं वो स्टिल यूज हो रहे हैं, कुछ को रिप्लेस कर दिया है IFRS ने। नेक्स्ट आ जाती है मेन फीचर्स की बात IFRS के। ये ग्लोबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। IFRS पूरे वर्ल्ड में 140 प्लस कंट्रीज में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं ये, क्योंकि ये फोकस करते हैं क्लियर गाइडलाइंस एंड फेयर प्रेजेंटेशन पे। IFRS के थ्रू आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग है ना, उसमें ये क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। कंपेरेबिलिटी भी लेके आता है कि अगर हम सारी कंट्रीज, मोर ओवर कह सकते हो वर्ल्ड में सारी कंट्रीज अगर एक ही तरीके से IFRS को यूज़ कर रही है, एक ही अकाउंटिंग लैंग्वेज बन रही है या एक ही अकाउंटिंग मेथड फॉलो हो रहा है, तो कंपेरेबल करना ईजी हो जाएगा। फेयर वैल्यू फोकस यहाँ पे आ जाएगा। एसेट्स एंड लाइबिलिटी है, उसको करंट मार्केट वैल्यू पे आप क्या करोगे? मेजर करोगे। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस हैं IFRS के? पहला है ग्लोबल एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया 140 प्लस कंट्रीज में IFRS एक्सेप्ट किया जा चुका है, ठीक है। ज़्यादातर ये डेवलप कंट्री में एंड डेवलपिंग कंट्री दोनों में ये यूज़ होता है। फिर वही पॉइंट आ गया, बेटर कंपेरेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन्वेस्टर कंपेयर कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ रिलायबली हर चीज़ को शो करेंगी, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके इन्वेस्टर, रेगुलेटर एंड स्टेक होल्डर्स के बीच में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आप अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि अगर आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो एकदम अच्छे तरीके से हो रही है, एक ही मेथड के साथ हो रही है, तब क्या होगा? मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो आपकी रिपोर्ट्स को अच्छे तरीके से समझेंगे, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आप क्या कर सकते हो? अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में भी आपकी ये हेल्प होती है। तो इन शॉर्ट कहें, IFRS एक ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को क्लियर, कंपेरेबल, रिलायबल एंड इन्वेस्टर्स के लिए ये बेनिफिशियल भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस लिस्ट ऑफ IFRS एंड IAS, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास लिस्ट है। IFRS 1 में आपका फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये आप एक बार सारे रीड आउट कर लेना, ठीक है। इसको इन डेप्थ अभी बनने में ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपको आपके नेक्स्ट सेम में, आई थिंक 5th एंड 6th सेम में आपको इसका सारी बुक लगेगी, उसमें ये सारे आपको इन डेप्थ में पढ़ाए जाएंगे। अभी सिर्फ आपको इसके नेम एक बारी सारे रीड आउट कर लेने हैं। IFRS 2 आपका शेयर बेस्ड पेमेंट पे है, IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन, IFRS 4 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरीके से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आपको गिवन है 1 से लेके 41 तक। फर्स्ट आपका है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, IAS 2 है इन्वेंट्रीज। तो एक बार इसके सारे जो नेम है वो एक बार आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अब गाइस हमारे पास IAS तो थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो हमारे पास थे, तो IFRS को लाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों हमें IFRS लाने पड़े? हमारे पास IAS तो पहले से थे, तो इसकी क्या नीड पड़ी, वो हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला है ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। कंपनीज जो है आजकल क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज होगी, एक कंपनी अलग अलग कंट्रीज़ में वर्क कर रही है, तो हमें एक कह सकते हो एक तरीके का कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए या कॉमन मेथड चाहिए जो हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में यूज़ कर सकें, ठीक है। क्योंकि कंपनीज जो हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण अक्रॉस द कंट्रीज अपना काम कर रही हैं, इसलिए उनको एक कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज की नीड थी, इसलिए IFRS आया। नंबर 2 पॉइंट है कंपेरेबिलिटी। अब जो इन्वेस्टर है, ठीक है, जो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, मान लो वो इंडिया की कंपनी में भी इन्वेस्ट करना चाहता है, USA की कंपनी में भी इन्वेस्ट करना चाहता है, इंग्लैंड की कंपनी में भी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके अगर IFRS हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म या अकाउंटिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करेगी तो उससे कंपेयर करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी में क्या है, यहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस हो रही है हमारी कंपनी की, वो अच्छे तरीके से हमें पता चल जाता है कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो डिसीजन हम अच्छे तरीके से ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं वो प्रेफर करते हैं स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग बिफोर इन्वेस्टिंग, अगर वो रिपोर्ट्स को सारा चेक करते हैं। क्योंकि मैं, अगर आप भी हो, ठीक है, अगर हम कहीं किसी कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं तो उसकी हम सबसे पहले नॉलेज सारी लेंगे कि क्या कंपनी हमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो हमें वापस देगी, कितना रिटर्न आएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कोस्ट एफिशिएंसी, यहाँ पे हमारा टाइम एंड मनी दोनों बचता है मल्टीनेशनल कंपनीज की, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीपल रिपोर्ट्स हम देख लेते हैं, डिफरेंट रूल्स के अंदर हमें बनानी नहीं पड़ती, एक रूल को हमें फॉलो करना है, ठीक है, एक कॉमन मेथड को IFRS के अंदर फॉलो करना है एंड उसी के हिसाब से सारी चीज़ें हमें बनानी है। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ अचीविंग कन्वर्जेंस विद IFRS। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं? पहला है इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो इजीली कंपेयर कर सकता है कंपनीज को, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड की कंपनीज को वो कंपेयर कर सकता है कि ये इसकी इतनी नेटवर्थ है, इसके इतने एसेट्स है, लाइबिलिटी है, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस हमारा, अगर इन्वेस्टर अच्छी तरीके से रिपोर्टिंग सारे रिपोर्ट्स को चेक करेगा तो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। कंपनीज के लिए बात करें तो कंपनीज के लिए IFRS की क्या ज़रूरत है कि वो ग्लोबल कैपिटल मार्केट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, जिससे वो कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मल्टीपल रिपोर्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी के लिए अगर हम बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड इंप्रूव होगा एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो आपका इंक्रीज होगा, जिससे क्रेडिबिलिटी जो सिस्टम है वो भी क्या होगा, इन्हेंस होगा। प्रोफेशनल्स जैसे CA, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर के लिए भी ये बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि उनके पास ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि IFRS हर जगह यूज़ हो रहा है तो उनको करियर अपॉर्चुनिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलती हैं। अब हमने बेनिफिट्स एंड नीड्स तो पढ़ ली, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, सिक्के में भी हेड एंड टेल होता है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस तो कुछ होंगे IFRS में, तो वो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स। IFRS जो है ये प्रिंसिपल बेस्ड है, इसमें प्रोफेशनल जजमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं उनमें अप्लाई करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट है हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। अब जो IFRS है उसके लिए हमें अकाउंटेंट एकदम अच्छे से बढ़िया चाहिए, ऑडिटर चाहिए, मैनेजर चाहिए, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स भी हमें चेंज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सपर्टाइज। मैनी प्रोफेशनल्स जो हैं वो फुली ट्रेंड नहीं होते हैं IFRS के साथ, जिसके कारण IFRS के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी शॉर्टेज है डेवलपिंग कंट्रीज में। नेक्स्ट है डिफरेंट इकोनॉमिक एंड लीगल सिस्टम। हर कंट्री में डिफरेंट टैक्सेशन है, डिफरेंट रेगुलेशन है एंड लीगल फ्रेमवर्क है, तो कई बार हो सकता है कि IFRS आपकी लोकल लॉज के अकॉर्डिंग फिट ना बैठे। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस टू चेंज। कंपनीज जो है वो लोकल गैप्स जो है जनरली एक्सेप्टेड जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करती हैं, जिससे शिफ्ट करना एकदम IFRS पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है।
नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेशन इश्यूज। IFRS जो है वो ड्राफ्ट किया जाता है इंग्लिश में, इसकी ट्रांसलेशन जो है कई बार मिस प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर देती है, जिसके कारण प्रिंसिपल्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। नेक्स्ट गाइज हमारा टॉपिक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसे इंड AS भी कहते हैं हम। तो यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इशू किया जाता है MCA के थ्रू। एंड इसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या अगर हम देखें इंड AS के, ताकि हम बेटर हमारी अकाउंटिंग में या रिपोर्टिंग में हम ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी एंड ग्लोबली एक्सेप्टेबिलिटी ला सके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंडिया में। कंपोनेंट्स क्या हैं यहाँ पे? सबसे पहले है आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तीसरा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फोर्थ है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड लास्ट है नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं, एक बार ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो रीड कर लेना। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड AS। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये अप्लाई किया गया है कुछ मतलब कंपनीज के लिए, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। ए पॉइंट है कि कंपनीज जो अपने आप को लिस्ट करवाती हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनको इंड AS फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा है वो अनलिस्टेड कंपनीज जिनकी जो नेटवर्थ है वो 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तीसरा है वो कंपनीज जिनकी जो बोरोइंग्स है फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उनको हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है अंडरलाइंग अजम्पशन इन इंड AS। तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न अजम्पशन, एक्रूअल अजम्पशन एंड कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। ये मैं पहले ही फर्स्ट चैप्टर में करवा चुकी हूँ, तो यहाँ पे रिपीट हम नहीं करेंगे। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, फर्स्ट वीडियो ये उसमें मैंने ये सारा बता रखा है। उसके बाद है लिस्ट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके पास ये जो इंपॉर्टेंट है एक बार सारे रीड आउट कर लेना। तो इंड AS 101 के अंदर फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड AS आता है, 102 के अंदर शेयर बेस्ड पेमेंट, 103 के अंदर बिजनेस कॉम्बिनेशन, 104 के अंदर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे आप पढ़ लेना, ठीक है यहाँ पे। एंड लास्ट आपका इंड AS 41 है एग्रीकल्चर पे। लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का एडवांटेजेस ऑफ इंड AS। पहला है ट्रांसपेरेंसी। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये ट्रांसपेरेंसी लाते हैं क्योंकि ये इन्हेंस करते हैं इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी, क्वालिटी इंप्रूव करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, ताकि जो इन्वेस्टर हैं या अदर हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो इकोनॉमिक डिसीजंस अच्छे तरीके से ले पाए कंपनी के लिए। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। ये जो स्टैंडर्ड्स है ये स्ट्रेंथ करते हैं अकाउंटिंग को, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है उसको रिड्यूस करते हैं, मतलब कह सकते हो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन का गैप है जो चाहे वो इन्वेस्टर्स के लिए चाहे वो स्टेक होल्डर के लिए, उसको कम करते हैं क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी लेके आते हैं क्योंकि ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं ताकि इन्वेस्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सके अपॉर्चुनिटीज़ को, रिस्क देख पाए और उसी के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो अच्छे तरीके से ले पाए। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में आपका सेकंड चैप्टर जो है इसी के साथ कंप्लीट हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो हमारा सेकंड चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड टैली। बाकी किसी और चैप्टर की वीडियो चाहते हो, किसी और सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहते हो तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।